फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। आज हम लोग ये यूपी बोर्ड का जो फिजिक्स है पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन पेपर्स के सलूशन को देखेंगे। एग्जॉस्टिव डिस्कशन के साथ में डिटेल डिस्कशन करेंगे सलूशन का, कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले 2026 में जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न इसको बोलते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूटन पर कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल इंटू कूलाम, कूलाम अपान जूल। तो एक करेक्ट ऑप्शन इसमें है, 3 इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए फार्मूला आपके सामने है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W वर्क डन है, और ये चार्ज Q है ना, Q चार्ज है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो फार्मूला बन के है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W मतलब वर्क है तो इसका यूनिट जूल होता है, और Q माने चार्ज है तो इसका कूलाम होता है। तो जूल पर कूलाम इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं, इस सॉल्यूशन को, है ना। देखिए इसमें क्या है। अगर हम ये बताएं कि मान लीजिए ये इन्फिनिटी है और ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, तो जब इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज Q को इस P पॉइंट तक ले आते हैं, चाहे जैसे लाएं, चाहे जिस रास्ते से, ऐसे लाएं ऐसे लाएं, कोई भी रास्ता हो, तो मान लीजिए इस प्रोसेस में वर्क होता है W। अब ये वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करती है कि एक्सटर्नल एजेंट करता है, इस बात पे भी ध्यान देना है। तो आप ध्यान रखो कि ये जो वर्क है, दिस वर्क इज़ डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वो वर्क कर रहा है। तो कहा यह जाता है कि जो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको विभवांतर बोलते हैं, किसके किसके बीच का, इन्फिनिटी और P, ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, वो W अपॉन Q के बराबर होता है। तो डेल्टा V को क्या कहेंगे, VP माइनस V इन्फिनिटी। VP क्या है, P पॉइंट का पोटेंशियल माने P पॉइंट का विभव। V इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी का विभव, इन्फिनिटी का पोटेंशियल। तो ये W अपॉन Q के बराबर आता है। अब ये चार्ज जो Q इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक आ रहा है, तो 2 पॉइंट मिले, इन्फिनिटी और P मिले। P का पोटेंशियल को हम मान लेते हैं VP को V, और ये जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के पोटेंशियल को हम लोग यहाँ मान लेते हैं 0। तो ये V माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बन गया, W अपॉन Q। तो यहाँ से ये फार्मूला हमारा बन करके आता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दें आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फिलहाल V इज इक्वल टू W अपॉन Q फार्मूला आ गया। तो W का हमारा क्या हो जाएगा, जूल, और Q का हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये हो गया जूल पर कूलाम। क्लियर हो गई होगी बात। एक बात और आपको बता दें, ये जो इन्फिनिटी पॉइंट है ना, इसका पोटेंशियल जब हम लोग 0 मान लेते हैं, तभी ये V इज इक्वल टू W अपॉन Q फार्मूला बनता है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कोई ज़रूरी नहीं हम 0 माने। इन्फिनिटी का पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनरली हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। तो V इन्फिनिटी को हमने 0 रख दिया, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो गया। तो ये था आपका जो पहला क्वेश्चन था, इसका सलूशन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए, है ना, शॉर्ट आंसर इसको बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। राइट द फार्मूला फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन 2 चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड बाय ए वायर
स्टेट द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड। दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास का सूत्र लिखिए, प्रतीकों का अर्थ समझाइए। तो इस फार्मूले का डेरिवेशन तो बहुत टेढ़ा है, वैसे डेरिवेशन कभी पूछा भी नहीं गया है ना, इसमें भी खाली फार्मूला पूछा है। तो ये फार्मूला है, इसमें दो कंडक्टर लिए गए हैं, उनके कैपेसिटेंस C1 और C2 माने गए हैं, उनके पोटेंशियल V1 और V2 माने गए हैं, और उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने से जो एनर्जी में लॉस हो रहा है उसको डेल्टा U बोला गया है। तो इसका फार्मूला आता है डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। यहाँ डेल्टा U देखिए लिखा भी है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, माने जब दो कंडक्टर को हम जोड़ देते हैं तो उनकी एनर्जी में जो लॉस हो जाता है। C1 कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, C2 कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कंडक्टर, V1 इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, V2 इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेकंड कंडक्टर। ये इनिशियल ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक कंडक्टर हमारे पास ये है 1 और दूसरा कंडक्टर हमारे पास ये है 2। इस कंडक्टर का पर चार्ज मान लो है Q1 और इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका पोटेंशियल है V1 और इसका चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल है V2। अब अगर V1 और V2 इक्वल नहीं है, V1 इज़ नॉट इक्वल टू V2, माने दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल अलग अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ये पोटेंशियल अलग अलग है और इन कंडक्टर को हम बाद में किसी वायर से जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए इस कंडक्टर को, इन दोनों कंडक्टर को अब हम किसी वायर से जोड़ दें या इनको टच करा दें, सीधा टच करा दें, तो क्या होगा, देखा यह जाता है कि कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है या 2 से 1 में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। चार्ज का ट्रांसफ़र होने का मतलब आप सीधा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, या तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएंगे, यही काम होता है। और ये काम होता रहता है, ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मतलब ये जो V1 था ये V हो जाएगा और ये जो V2 है ये भी हमारा V हो जाएगा। कैपेसिटेंस तो बदलता नहीं कंडक्टर का, क्योंकि कंडक्टर वही है, तो इसका कैपेसिटेंस अब भी ये C1 रहेगा और इसका कैपेसिटेंस C2 रहेगा। बदलता क्या है, चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जा रहा है या इसमें से इसमें जा रहा है तो चार्ज बदल जाएगा। तो ये चार्ज जो Q1 होता है ये Q1 से बदल करके Q1 डैश हो जाता है और ये Q2 से बदल करके Q2 डैश हो जाता है। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो ये कोई भी कंडक्टर हो, अगर उस पर चार्ज Q होता है, उसका कैपेसिटेंस C होता है, उसका पोटेंशियल V होता है, तो Q इज इक्वल टू CV का फार्मूला हमेशा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। Q इज इक्वल टू CV का फार्मूला हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा, यहाँ पे Q1 डैश हो जाएगा C1 भी, Q2 डैश क्या हो जाएगा C2 भी। अब होता क्या है, जब इसको हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, इसी चार्ज के ट्रांसफ़र के दौरान इस वायर से कभी कभी ये वायर गर्म भी हो जाता है, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है हीट एनर्जी के फॉर्म में। उसी का फार्मूला जो डेल्टा U हमने आपके सामने लिखा था वो फार्मूला था। अब मैं फिर उसी पे आता हूँ क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा था ये क्या था, डेल्टा U की वैल्यू क्या आई थी, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब आप समझ गए होंगे, V1 V2 उन कंडक्टर के इनिशियल पोटेंशियल हैं, C1 C2 उन कंडक्टर के कैपेसिटेंस हैं, और जब उनको कनेक्ट कर देंगे तो उनमें जो एनर्जी का लॉस होगा डेल्टा U, उसका ये फार्मूला होगा C1 C2 V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। क्लियर है। इसका डेरिवेशन मैंने आगे नहीं बढ़ाया, जहाँ तक मैं पहुँचा था उसी से आगे इसको ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन इसका डेरिवेशन पूछता नहीं क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत लंबा हो जाता है।
ओके, इसीलिए फार्मूला पूछा, देखिए डेरिवेशन नहीं पूछा, वो 2 नंबर में पूछा हुआ है, खाली फार्मूले का 2 नंबर आपको मिलने वाला है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है द एरिया ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर and the distance between the two plates is 2 mm. Find its capacitance when air is present between the plates. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बोलते हैं हिंदी में एक समांतर पट्टिका संधारित्र कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों के प्लेट के बीच की दूरी 2 mm है। प्लेटों के बीच वायु होने पर इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा फार्मूला होता है ना, C = A एप्सिलॉन 0/d। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है। एरिया और डी की बात करते हैं। जब हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारी वैल्यू MKS में रखी जाती है। तो एरिया को हमको MKS में रखना है, माने मीटर स्क्वायर में रखना है, और डिस्टेंस को मीटर में रखना है। एरिया प्लेट दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻4 मीटर स्क्वायर होता है, तो 100 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर। अब 100 और 10⁻4 मिलकर के 10⁻2 हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 2 मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10⁻3 हो गया। तो यहाँ वैल्यू हमने 10⁻2 रख दिया, 2 × 10⁻3 रख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ रहा सॉल्व करने के बाद 4.425 × 10⁻11 फैराड। अब मैं इसको चाहूँ, देखो कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है ना, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड। तो ये आ गया 4.425 10⁻11। अब इस 4.4 को अगर मैं 44.25 कर लूँ तो ये 10⁻12 हो जाएगा। 10⁻12 फैराड को क्या बोलते हैं, पिको फैराड। माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻10, एंगस्ट्रॉम 10⁻10, पिको 10⁻12 और फेप्टो 10⁻15 होता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 44.25 पिको फैराड हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको कैलकुलेशन ज़रा बता दूँ, क्या होता है इसका कैलकुलेशन। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, 2 प्लेट होती हैं, ये मान लीजिए प्लेट P1 मान लेते हैं और ये प्लेट P2 मान लेते हैं, ठीक। इसमें एक प्लेट हमारी पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट हमारी नेगेटिव होती है। इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, मिलीमीटर के ऑर्डर का। उसमें एयर हो सकता है या उसमें कोई मीडियम भी हो सकता है। तो ये कैपेसिटर बन गया, इस सिस्टम को बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक। अब क्या करते हैं, ये जो प्लेट है ये कैसी होनी चाहिए, ये प्लेट यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में हो सकती है, तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में होगी। ये सर्कल के फॉर्म में हो सकती है ना, मतलब डिस्क के फॉर्म में हो सकती है, सर्कल नहीं डिस्क के फॉर्म में हो सकती है, तो ये डिस्क के फॉर्म में हो सकती है। ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकती है, तो ये भी रेक्टेंगुलर प्लेट हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये पैरेलल प्लेट बन गए, 2 प्लेटें होती है पैरेलल, जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ, एक प्लेट मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी प्लेट मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो ये प्लेट स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है। एक प्लेट हमारी ये है सर्कुलर मीन्स डिस्क के फॉर्म में, एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई, डिस्क के फॉर्म में एक प्लेट हो गई, ये दोनों, ठीक है। तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग डी बोल देते हैं। एरिया की बात, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो इसको हम डी बोल देंगे। एरिया की बात करें तो इसका जो भी एरिया होगा, अगर स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर होगा, और अगर ये रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, है ना। ये डिस्क के फॉर्म में है तो इसका एरिया πr² हो जाएगा। तो प्लेट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में एयर भरा हुआ है तो इसके फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का A एप्सिलॉन 0/d, ओके। और अगर इनके बीच में कोई मीडियम भरा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक, जैसे वाटर भर दो, है ना, केरोसिन भर दो, वैक्स भर दो दोनों प्लेट के बीच में, है ना, तो इसका फार्मूला हो जाता है C-A एप्सिलॉन 0K/d, ये फार्मूला होता है। लेकिन चूंकि यहाँ एयर की बात किया था तो उसने ये फार्मूला लगा दिया A एप्सिलॉन 0/d, और बाकी तो कैलकुलेशन करना था। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर। फिर ये भी 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 मीटर ये हो गया। दोनों मिल करके क्या हो गए, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। वही चीज़ नहीं किया था। अब उसमें देखो 100 × 10⁻⁻4 आ रहा था कैलकुलेशन में, है ना। 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻2 और इंटू 10⁻⁻4।
तो ये पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 माइनस ये 4 हो जाएगा, तो ये आ गया था 10 के पावर -2। और जो 1 मिलीमीटर होता है उसको मीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाता है 10 के पावर -3 मीटर। जैसे सेंटीमीटर में 10 पावर -2 मीटर होता है तो मिलीमीटर में 10 पावर -3 मीटर होता है। अब जो कैलकुलेशन हमारा था, जो इसमें हमने सॉल्व किया था, देखिए डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर दिया था। पावर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10 पावर -14 आया था। यहाँ से देखिए ये हमारा 8.85 × 10⁻12 होता है किसका, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। एरिया 10 पावर -2 है तो 10 पावर -12, 10 पावर -2, 10 पावर -14 हो गया, और ये 10 पावर -3 है तो ऊपर -14 या नीचे -3, ऊपर जाके +3 हो जाएगा, है ना। तो -14 में +3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। बाकी 8.85 को बेटा 2 से डिवाइड किया तो 4.425 हो गया। अब ये डेसिमल को राइट शिफ्ट करेंगे तो ये पावर 1 घट जाएगा, तो ये 44.25 × 10 पावर -12 फैराड हो गया। तो इसको 44.25 × P को फैराड कर दिया। आप कहोगे सर यहाँ फैराड भी सही है, भी ऑप्शन सही है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में बना देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 10 पावर -12 फैराड को P को फैराड कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2026 में इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन और आया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। उसमें पूछा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, है ना। ये सवाल पिछले साल 5 नंबर में आया था, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके।